हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मेडिशूटिकल एजुकेशन। और आज हम आपको ये टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फार्मेसी प्रैक्टिस। ये टॉपिक सिलेबस में छोटा सा दिया गया है, इस टॉपिक का सिर्फ नाम दिया गया है फार्मेसी प्रैक्टिस। हिस्ट्री और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की लाइन में जब हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि फार्मेसी प्रैक्टिस एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जिसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। इस प्रोफेशन की हमने हिस्ट्री पहले ही पढ़ ली है, हिस्ट्री और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी में, जिसके बारे में ये बताया गया है कि ये कोर्स कब इंडिया में आया, किस कॉलेज में आया, किस सन में आया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सिर्फ हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इस टॉपिक को। फार्मेसी प्रैक्टिस की डेफिनेशन। Pharmacy practice is a discipline of pharmacy which involves developing of professional role of pharmacist। इसमें हम जानेंगे कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस एक डिसिप्लिन है फार्मेसी का, जिसमें इन्वॉल्व रहता है डेवलपिंग द प्रोफेशनल रोल ऑफ फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल रोल को हम डेवलप करते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफर्स प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट इन डेप्थ useful reviews, research and trials and surveys of new drug and novel therapeutic approaches। इसमें हम देखेंगे जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फार्मासिस्ट, उनको ये सीखना रहता है जैसे कि रिसर्च ट्रायल क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह के बारे में जानना रहता है और उसका सर्वे करना रहता है। न्यू ड्रग जो मार्केट में आई है, जिनकी न्यू ड्रग की डिस्कवरी जो हुई है, उसकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स के बारे में क्या उसका रिज़ल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, और क्या क्या उसके ADR हैं, ये सब उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। और नोवल थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, मतलब कि हम बेस्ट ट्रीटमेंट एक पेशेंट को क्या दे सकते हैं, पूरा ही हिस्ट्री उसका पेशेंट की पूरी मेडिकेशन हिस्ट्री तैयार करके उसको सबसे बेस्ट और सबसे कम पैसे में जो हम उसको इलाज दे सकते हैं वो कैसे दे सकते हैं, वो ये सारे स्किल्स फार्मासिस्ट को अपने अंदर डेवलप करनी होती है फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर। तो फार्मासिस्ट विशिंग टू कंट्रीब्यूट टू पेशेंट केयर दीज रिक्वायर। अगर फार्मासिस्ट को पेशेंट केयर फील्ड में जाना है तो उसको सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना रहेगा, जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी, अप्लाइड थेरेप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स एंड प्रैक्टिस स्किल लाइक पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग मीन्स जैसे कि कभी देखा होगा डॉक्टर के सामने जब कभी पेशेंट बैठा होता है तो डॉक्टर उससे पूछता है आप कोई बीमारी कब से थी, आपके घर में किस किस को है, इससे पहले भी किसी को हुआ था, या इससे पहले कभी ये बीमारी रिपीट हुई थी, या फिर आपको कौन कौन सी मेडिकेशंस कब कब खानी है, ये फार्मासिस्ट बताता है और डॉक्टर भी बता सकता है। तो ड्रग का इंफॉर्मेशन भी बताते हैं, मतलब सीखना चाहिए। प्रैक्टिस स्किल्स में ड्रग का इंफॉर्मेशन भी आना चाहिए आपको। एंड ड्रग थेरेपी रिव्यू, यानी कि अगर किसी पेशेंट को हम ड्रग थेरेपी दे रहे हैं तो उसको बार बार हमें चेक करना चाहिए कि वो ड्रग उस पेशेंट की बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट कर रही है, सही से उसका एक्शन दे भी रही है या फिर कुछ ADR भी शो कर रही है या साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा ही दे रही है। ये सारी चीज़ें हमें रिव्यू करना रहता है प्रैक्टिस स्किल्स में। फार्मेसी प्रैक्टिस आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें देखते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस सेटिंग इन पेशेंट केयर रोल्स। तो फार्मासिस्ट इसमें जा सकते हैं जनरलिस्ट प्रैक्टिशनर, एडवांस जनरलिस्ट प्रैक्टिशनर, फोकस्ड प्रैक्टिशनर एंड एडवांस्ड फोकस्ड प्रैक्टिशनर। जैसे जैसे हम जनरलिस्ट प्रैक्टिशनर से एडवांस जनरलिस्ट तक जाएंगे तो हमें मोर एंड मोर स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ही हम स्किल्स गेन कर लेते हैं तो जनरलिस्ट प्रैक्टिशनर से हम एडवांस जनरलिस्ट प्रैक्टिशनर की पदवी के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो जनरलिस्ट प्रैक्टिशनर में हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए, क्या क्या आता है इसके अंदर में, लाइक कम्युनिटी फार्मेसी आता है, हॉस्पिटल फार्मेसी आता है, मेल सर्विस फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी जैसे कि किसी पार्टिकुलर एरिया में देखते हैं हम कोई डॉक्टर भी नहीं है वहाँ, ना कोई फार्मेसी शॉप है, तो उस कम्युनिटी को बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि उसे ट्रीटमेंट चाहिए ही और उसको दवाइयाँ चाहिए। वो लोग ज़्यादातर जड़ी बूटियों से सही होते हैं,
कभी इधर उधर से जड़ी बूटियाँ उखाड़ी और पीस पास के खा गए वो लोग। इस तरह से देखा जाता है कि कुछ कुछ गांव में अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है। तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट महसूस होती है कि वहाँ एक पर्टिकुलर जगह पर उस पर एक कम्युनिटी फार्मेसी तो कम से कम होनी चाहिए। तो उस कम्युनिटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए वहाँ पे एक फार्मेसी अगर एस्टैब्लिश की जाए तो उसे हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल में जैसे देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक छोटी सी फार्मेसी रहती है, डिस्पेंसिंग एरिया रहता है, जहाँ पेशेंट्स दवा लेने जाते हैं। जैसे डॉक्टर ने कोई दवा लिखी है तो वो लोग वहाँ दवा लेने, तो फार्मासिस्ट उसको एडवाइस करता है ये नाश्ते के बाद खाना चाहिए, या फिर ये दवाई खाली पेट खाना चाहिए, और ये खाने के बाद खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना चाहिए। ऐसे करके एडवाइस करता है पेशेंट को हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में मोस्टली ड्रग मिल जाती है पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये रहता है। और मेल सर्विस फार्मेसी, मेल सर्विस में मेल के थ्रू हम किसी स्टॉक होलसेलर को मेल करते हैं, जिससे हमें मेडिसिन चाहिए रहती है स्टॉक में। अब आते हैं एडवांस जनरलिस्ट प्रैक्टिसनर, इसमें फार्माकोथेरेपी स्पेशलिस्ट बनते हैं। अब आते हैं फोकस्ड प्रैक्टिशनर्स में भी ऐसे ही होता है। जैसे फोकस्ड प्रैक्टिशनर्स अगर आप बनते हैं तो मोर एंड मोर नॉलेज स्किल्स गेन करके हम एडवांस फोकस्ड प्रैक्टिशनर की पदवी हासिल कर सकते हैं। जिसमें फोकस्ड प्रैक्टिशनर में आता है पीडियाट्रिक फार्मेसी प्रैक्टिशनर, यानी कि बच्चों के लिए जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इसमें प्रिपेयर होते हैं। और जेरियाट्रिक फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए इसमें फार्मेसी प्रैक्टिस में इसमें रिक्वायरमेंट होती है। कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट, कंपाउंडिंग मतलब जो दवाइयाँ वितरित करते हैं डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट में, तो उनको इसमें इंक्लूड करते हैं। अब आते हैं एडवांस्ड फोकस्ड प्रैक्टिशनर्स में आता है न्यूक्लियर फार्मेसी, ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर कॉजिंग मतलब कैंसर, जिसमें कैंसर के डिपार्टमेंट को हम देखते हैं इसमें। एंड साइकेट्रिक यानी कि जो पागल खाने लायक, या फिर इसमें देखते हैं जिसको मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फार्मासिस्ट को, जिससे कि इस साइकेट्री डिपार्टमेंट को वो भी संभाल सके। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे इस प्रोफेशन को। देखते हैं अब इसमें डिलीवरी ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। तो इसमें देखते हैं पेशेंट रिसीविंग और रिक्वायरिंग ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और सर्विस, यानी फार्मेसी प्रैक्टिस में देखेंगे पेशेंट को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट जो होगा उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है और उसकी केयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम पेशेंट को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की उसको रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद स्टेप फर्स्ट आता है। स्टेप फर्स्ट में हम एसेस करेंगे, एसेस नीड्स एंड आइडेंटिफाई ड्रग प्रॉब्लम्स, उसकी ज़रूरतें क्या हैं और कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, और कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिससे उसके रीसेंट सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें हम ये सेट करेंगे स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 में आएंगे डेवलप अ केयर प्लान। तो स्टेप 2 में देखेंगे कि कैसे उसकी केयर की जाए, उस पेशेंट का कैसे केयर किया जाए, उसके लिए एक प्लान सेट करते हैं स्टेप 2 में। फिर उसके बाद देखेंगे स्टेप 3 इम्प्लीमेंट द केयर प्लान। जो केयर प्लान हमने बनाया है उसकी केयर करने का जो फॉर्मूला, जो भी फ्लो चार्ट बनाया है कि हमें किस किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है, और उसका कब कब उसको कौन कौन सी मेडिसिन्स देनी है और कौन कौन से फिक्स डोज देने हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर। फिर जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो स्टेप 4 में हम देखते हैं मॉनिटर एंड रिव्यू द केयर प्लान। जो हमने पेशेंट पे अप्लाई किया है उसको हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे, उसको बार बार देखेंगे क्या ड्रग का इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं, या पेशेंट की हालत में कुछ सुधार है भी या नहीं, तो उसको स्टेप 4 में देखेंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोफेशन इंक्लूड्स।
इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन यानी दवाइयों का वितरण, ड्रग इन्फॉर्मेशन दवाइयों के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनका साल्ट फॉर्म, साल्ट का नेम याद रखना, मेन साल्ट क्या है उस ड्रग का, क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकेशन एडहेरेंस हो जाता है, जैसे कि ब्रांड नेम सेम होते हैं लेकिन दोनों के साल्ट अलग होते हैं, तो इसलिए ड्रग का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एंड हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए पेशेंट की हेल्थ को। एंड पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। हम देखेंगे फार्माकोविजिलेंस के बारे में इसमें देखेंगे, एंड मेडिकेशन रिव्यूज़ के बारे में देखेंगे, एंड एकेडमिक डिटेलिंग के बारे में देखेंगे। स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी आपने जैसा कि देखा होगा हॉस्पिटल में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट भी होता है, जहां हम जो स्टेराइल फॉर्मुलेशंस होते हैं और नॉन स्टेराइल फॉर्मुलेशन उनको तुरंत का तुरंत मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको पेशेंट को डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज के लिए सही नहीं है, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इनको तुरंत मैन्युफैक्चर करके तुरंत हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल फार्मेसी इज़ अ कंसर्न विद द प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव सेफ एंड इकोनॉमिकल ड्रग थेरेपी। जो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर में देखते हैं कि ये प्रमोट करता है सेफ, इफ़ेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिकल मतलब सस्ता इलाज कैसे दे सके एक पेशेंट को, तो सेफ और वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए, उसका कोई ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं इट कैन बी जो फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोफेशन होता है ये डिक्रीज़ करता है हॉस्पिटल विजिट्स ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें और उसकी हेल्थ केयर कॉस्ट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो अगर थोड़ा मोड़ा बीमार है पेशेंट तो वो नॉर्मली फार्मासिस्ट से भी एडवाइस ले सकता है, और हॉस्पिटल विजिट्स को इसीलिए कम करता है क्योंकि बार बार हॉस्पिटल ना घूमना पड़े, इसलिए वो फार्मासिस्ट से भी इलाज ले सकता है एक रिकमेंडेड शेड्यूल के अंडर में। जो दवाइयाँ आती हैं फार्मासिस्ट उसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में, जिसमें हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे इस प्रोफेशन के बारे में। देखेंगे अब इस पेज में हम फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स वर क्विकली फॉलोड बाय सम इंस्टीट्यूशंस, यानी कि फार्मेसी प्रैक्टिस प्रोग्राम्स को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अच्छे से मतलब इसको अडॉप्ट किया है, इसको अपने कॉलेज में अपने इंस्टीट्यूट में इम्प्लीमेंट किया, जिसमें देखा गया इन 1998 एट साउदर्न इंडिया स्टेट ऑफ तमिलनाडु program was initiated in Ramakrishnan Institute of Pharmaceutical Sciences, Coimbatore and its attached hospital, जिसमें जो इसका हॉस्पिटल था जिसमें फार्मेसी प्रैक्टिस को अच्छे से स्किल, नॉलेज और प्रैक्टिस अच्छे से करवाई जाती थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, इसमें देखेंगे KLE कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलुरु क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस 99 में इसको इम्प्लीमेंट किया। KLE कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेलगांव में इसको इम्प्लीमेंट किया था। इसमें KLE हॉस्पिटल इन्वॉल्व था फॉर टीचिंग बेस, एज अ टीचिंग बेस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें देखेंगे मणिपाल यूनिवर्सिटी शो द मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इन कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। जो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उसमें फार्मेसी प्रैक्टिस को नॉलेज और स्किल्स गेन कराई जाती है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अल अमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर यूजिंग विक्टोरिया हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसमें विक्टोरिया हॉस्पिटल में इस कोर्स को प्रैक्टिस और स्किल्स सिखाई जाती थी फार्मेसी प्रैक्टिशनर्स को। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु एट देयर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इन केरला द गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी त्रिवेंद्रम commenced a pharmacy practice program using the Trivandrum Medical College and Hospital as a teaching site.
इसमें देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है विश्वेश्वरापुरम कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज इनिशिएटेड क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस एट द कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन बैंगलोर। और नेक्स्ट पॉइंट है नाइपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन मोहाली in Mohali in Punjab also establish a new department of pharmacy practice। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ये सारे जो कॉलेजेस हैं इन्होंने फार्मेसी प्रैक्टिस को बतौर अडॉप्ट किया और उसके बाद उसमें कई सारे इम्प्लीमेंट आए और इस कोर्स को थोड़ा और एलैबोरेट किया गया। देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इन 2011 to 2023 institutions are offering post graduate program in pharmacy practice। जो इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी फार्मेसी प्रैक्टिस का इंट्रोड्यूस किया इन 2011 से 2023 में। इन रिसेंट कमेंसमेंट ऑफ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी एंड फॉर्म डी पीवी इन मैनी इंस्टीट्यूशन, यानी कि रिसेंट में यानी 2008 से 2009 के बीच में देखा गया कि फॉर्म डी कोर्स भी आया, जिसमें फॉर्म डी जैसे 12th के बाद हम डायरेक्टली फॉर्म डी करते हैं जो कि 6 साल का कोर्स होता है, इसे हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। एंड फॉर्म डी पीवी यानी कि अगर आपने बी फॉर्म किया है तो उसके बाद आप लेटरल एंट्री के थ्रू फॉर्म डी पीवी में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 साल का होता है बी फॉर्म के बाद, जिसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पोस्ट बैक्लरेट इन मैनी इंस्टीट्यूशंस। फॉर्म डी एंड फॉर्म डी पीवी these are able to take on patient focused role in primary health care, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा इन लोग का रोल होता है पेशेंट पे फोकस करना। इन केयर इन रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स, यानी कि गांव और शहर में जहाँ थोड़ा सा लगता जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डॉक्टर्स के बाद इनको पेशेंट केयर प्लान और पेशेंट पे फोकस करना रहता है। नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी के रोल पर पदवी पर इनको रखा जाता है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें देखते हैं फार्मेसी प्रैक्टिस कितने प्रकार का होता है। यानी फार्मेसी प्रैक्टिस कोई छोटा टर्म नहीं है, ये थोड़ा एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंडर में क्लिनिकल फार्मेसी आता है, हॉस्पिटल फार्मेसी आता है, कम्युनिटी फार्मेसी आता है। इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी फार्मास्यूटिकल साइंस की एक ब्रांच होती है विच डीलिंग विद यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मासिस्ट नॉलेज, यानी फार्मासिस्ट को जितनी नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन एंड स्किल्स एंड जजमेंट्स रिलेटेड टू बायोमेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यानी कि इन फार्मासिस्ट में स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो जजमेंट ले सकें कि एक पेशेंट को क्या केयर की मतलब एक प्लान कर सके कि पेशेंट को क्या केयर हम दे सकते हैं और उसको सबसे ज़्यादा सेफ़ और इफ़ेक्टिव कौन सी ड्रग हो सकती है, उसको कब कब कौन सी दवा देनी चाहिए, ताकि वो इसे हम प्लानिंग कहते हैं, ताकि वो अच्छे से रिकवर और कर सके और कम समय में काफ़ी अच्छे से रिकवरी उसकी शुरू हो जाए। तो इसमें हम ये सब देखेंगे, सेफ्टी एंड द कॉस्ट एंड द प्रिसीजन ऑफ द ड्रग यूजेज इन पेशेंट केयर। जैसा कि हमने ये बोला कि पेशेंट केयर में इनका इन्वॉल्वमेंट बखूबी रहता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प by providing doctor with advice and information to achieve safer and more effective drug therapy। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं हेल्प करते हैं डॉक्टर्स को भी, उनको बताते हैं ड्रग के बारे में कि इस ड्रग का सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इफ़ेक्ट रहेगा, इससे कोई ADR भी नहीं आएगा। इस तरीके से डॉक्टर को थोड़ा एडवाइस करते हैं और इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम मोर इफ़ेक्टिव ड्रग थेरेपी दे सकें किसी पेशेंट को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें देखेंगे क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन एडवाइज पेशेंट एंड देयर डॉक्टर ऑन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन for the
for a particular condition and help to reduce expenditure of unnecessary and irritational medicines। तो जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट को एडवाइस करते हैं और उनके डॉक्टर्स को भी बताते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेडिकेशन कौन सी है फॉर ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड मतलब कि पेशेंट को हेल्प करती है, तो हेल्प करती है कि उसकी इकोनॉमिक खर्चा ज़्यादा ना हो, उसका कम खर्चे में उसका अच्छे से अच्छा इलाज कैसे किया जा सकता है। और इसमें देखेंगे कि अननेसेसरी और इरिटेशनल मेडिकेशंस को हम कम से कम यूज़ कर सकें। अगर वो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट अच्छे से दे रही हैं लेकिन इरिटेशन भी देती हैं पेशेंट को, उसका कोई अननेसेसरी एडीआर भी आ रहा है, तो उनको कैसे रिड्यूस किया जा सके और उनका एक्सपेंडिचर कम किया, मतलब उनको कम हम यूज़ कर हैं उनके इलाज में। तो ये सब का पूरा प्लान एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट करता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम देखेंगे स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इन इंडिया। क्लिनिकल फार्मेसी का क्या क्या स्कोप है इंडिया में। सबसे पहला होता है डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एडीआर, प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ ट्रीटमेंट गाइडलाइन एंड प्रोटोकॉल, डोज एडजस्टमेंट इन रीनल एंड हिपैटिक इम्पेयरमेंट इन जीरियाट्रिक पेशेंट, चॉइस ऑफ थेरेपी, चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स में हम आपको एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि कोई अगर टीबी का पेशेंट है, उसको एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें फिक्स्ड डोज में कितनी एंटीबायोटिक्स को हम दे सकते हैं उसे एक पर्टिकुलर टाइम में, ताकि एंटीबायोटिक्स के प्रति उसकी बॉडी रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे। तो इस तरह से हम चूज़ करेंगे कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट इफेक्ट देगी और रेजिस्टेंस भी कॉज नहीं करेगी। और अब नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग इंटरेक्शन। जैसे कि अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उसका इंटरेक्शन विद फूड क्या है, ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन है। अगर मल्टीपल ड्रग थेरेपी अगर हम दे रहे हैं, ड्रग को एक साथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो उस ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ क्या इफेक्ट है, सिनर्जिस्टिक है या एंटागोनिस्टिक है। अगर उसका इफेक्ट सिनर्जिस्टिक है, यानी कि दो ड्रग के इफेक्ट मिल के उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट डबल कर दे रहे हैं, तो भी दिक्कत है पेशेंट के लिए। और अगर उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है दोनों ड्रग का आपस में, तो एक ड्रग दूसरी ड्रग को सप्रेस कर देगी। इसलिए इसमें ड्रग इंटरेक्शन भी चेक करना रहता है। ड्रग का फूड के साथ क्या इंटरेक्शन है, जैसे कि कोई एंटीबायोटिक, जैसे कि एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, जिसको हम मिल्क के साथ हम कैल्शियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके साथ हम इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चिलेशन फॉर्म कर लेती है, उसके साथ चिलेट बना लेती है, जिससे कि वो ड्रग प्रेसिपिटेट होने लगती है। चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें देखेंगे एजुकेशन ऑफ नर्सेज अबाउट द प्रिपरेशन, यानी पर नर्सेज को हम एजुकेट करते हैं कि हमने जो फॉर्मूला है वो कैसे प्रिपेयर किया है और कैसे इसको एडमिनिस्टर करना है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल ड्रग, इंटरवेंशंस टू रिड्यूस मेडिकेशन एरर्स लाइक किसी मतलब कि जब कोई ड्रग का ब्रांड नेम के थ्रू अगर हम किसी को प्रेस्क्राइब करते हैं, कोई डॉक्टर अगर ब्रांड नेम लिखता है किसी ड्रग का, तो वो सेम भी हो सकता है, अदर ड्रग का ब्रांड नेम सेम हो सकता है, याद रखें, पर उसका साल्ट फॉर्म अलग अलग होता है। इसलिए हम उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ब्रांड नेम अगर किसी स्पेलिंग में ब्रांड नेम है पैरासीटामोल जैसे ड्रग है, तो कुछ लोग उसको PCM लिखते हैं, तो उसको पहचानना आना ज़रूरी है। तो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए फार्मासिस्ट को। सपोर्ट फॉर क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटीज़, यानी कि क्लिनिकल रिसर्च चल रहा है जिस ड्रग पे या किसी एनिमल, जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं, तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट को। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हम देखेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में जानेंगे। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ एन ऑर्गन ऑफ हॉस्पिटल वेयर ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड परचेज्ड, स्टोर्ड, डिस्पेंसिंग एंड इट्स यूजर्स मॉनिटर एंड आल्सो ड्रग
information, education, training are provided to inpatient, outpatient as well as to health professionals by a team of highly qualified pharmacists. हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल का एक अंग है, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हाईली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट ही जा सकते हैं। इसमें ड्रग का हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे हम ड्रग को परचेज करते हैं, स्टोर करके रखते हैं ड्रग्स को, डिस्पेंस करते हैं पेशेंट को, एंड यूज़र्स मॉनिटर एंड आल्सो ड्रग इंफॉर्मेशन एजुकेशन। जैसे ड्रग का इंफॉर्मेशन बताते हैं हम, और जो हमारे जूनियर्स जो होते हैं उनको एजुकेट करते हैं कि हमें हॉस्पिटल फार्मेसी को कैसे संभालना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग एरिया भी होता है। जो जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसने B.Pharm या D.Pharm कंप्लीट किया है, उसे हॉस्पिटल में इंटरेस्ट है कि उसे हॉस्पिटल में थोड़ा सा ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो उसमें वो डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले जाता है और उसमें वहाँ ट्रेनिंग लेता है कि ड्रग को कौन सी ड्रग को कहाँ कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ सेट करके रखा जाता है, और कौन सी ड्रग मतलब किस पेशेंट को देनी चाहिए। जो पेशेंट आया है उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन पेज है उसमें जो ड्रग लिखी है, क्या हम वही ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं या नहीं, ये सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। एंड इन पेशेंट OPD पेशेंट्स जो होते हैं और हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सब इन्वॉल्व होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में। हेल्थ प्रोफेशनल्स का रोल होता है हॉस्पिटल फार्मेसी में। एंड दीज कैन मैनेजेस, यानी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होता है, मैनेज करता है ड्रग इन्वेंट्री, ड्रग डिस्पेंसिंग एंड OPD डिस्पेंसरीज, रिकॉर्ड कीपिंग, drug therapy monitoring, patient counseling, drug information services, ward round participations and ADR reporting and monitoring। यानी वार्ड राउंड उनको लगाना पड़ता है, हॉस्पिटल में एक बार वार्ड राउंड देना पड़ता है, ADR रिपोर्टिंग सीखना पड़ता है, और ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में जानना रहता है, पेशेंट की काउंसलिंग करना रहता है, ड्रग की थेरेपी की जो ड्रग थेरेपी हम पेशेंट को दे रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करना रहता है, और जिस पेशेंट को हम ड्रग थेरेपी दे रहे हैं उसका रिकॉर्ड अच्छे से रखना रहता है, उसकी पूरी पेशेंट हिस्ट्री बनानी पड़ती है। और रिकॉर्ड कीपिंग में हॉस्पिटल फार्मेसी का जो स्टोरेज एरिया होता है या डिस्पेंसरी एरिया होता है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम देखेंगे इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे थर्ड पॉइंट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस ब्रांच। और इस थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर द मेडिसिन्स आर स्टॉक्ड एंड डिस्पेंस्ड टू द पेशेंट on a valid prescription and where legally permitted without a prescription, and also offers various professional services that improves the health of the patient। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जो मेडिसिन्स होती हैं उनको अपनी फार्मेसी में हम स्टॉक करके रखते हैं, उनको डिस्पेंस करते हैं विद प्रेस्क्रिप्शन पेज। पेशेंट के पास अगर प्रेस्क्रिप्शन पेज है तभी वो ड्रग्स हम उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो होती हैं बगैर प्रेस्क्रिप्शन के हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम कहते हैं OTC मेडिसिन, ओवर द काउंटर ड्रग। बाकी जो शेड्यूल H की ड्रग जो होती हैं वो बगैर प्रेस्क्रिप्शन के हम एडवाइज़ नहीं कर सकते हैं किसी पेशेंट को, और वो विदाउट प्रेस्क्रिप्शन किसी पेशेंट को हम दे भी नहीं सकते। उनका फुल रिकॉर्ड मेंटेन करके हमको दिखाना पड़ता है हायर अथॉरिटीज़ को, इसलिए हम विदाउट प्रेस्क्रिप्शन किसी भी पेशेंट को वो दवा लीगली परमिट नहीं करते हैं। तो देखते हैं स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। इन प्रोसेसिंग प्रेस्क्रिप्शन में होता है, पेशेंट केयर क्लिनिकल फार्मेसी में होता है इसका स्कोप, ड्रग मॉनिटरिंग, एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशंस एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, यानी कि
कोई अगर मेडिसिन स्टॉक में ख़त्म हो गई है तो उस मेडिसिन का अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या है, ताकि उस डिज़ीज़ को जल्दी से क्योर किया जा सके। या फिर कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें अगर वो ड्रग नहीं मिल रही है तो उसका अल्टरनेटिव ड्रग हम ढूंढेंगे, तो उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। अल्टरनेटिव मेडिसिन में हम ये सीखते हैं चेकिंग सिम्टम्स ऑफ माइनर एलिमेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के फील्ड में स्कोप होता है कम्युनिटी फार्मेसी का। कम्युनिटी फार्मेसी हेल्प टू आइडेंटिफाई ड्रग इंटरेक्शन एंड अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। ड्रग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करती है, जैसे कि हमने बताया था ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग का फूड के साथ क्या इफ़ेक्ट है, ड्रग का ड्रग के साथ क्या इफ़ेक्ट है, ड्रग का अदर जो कोई जेनेटिक लेवल का डिसऑर्डर है तो उसका क्या इंटरेक्शन है उसके साथ। तो इसमें हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड कम्युनिटी फार्मासिस्ट एक्ट एज अ वाइटल लिंक बिटवीन पेशेंट एंड प्रेस्क्राइबर्स रिमेन एज प्रेस्क्रिप्शन फिलर्स। यानी कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन पेशेंट एंड प्रेस्क्राइबर, यानी कि जो फिजिशियन या डॉक्टर होता है उसके बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। ताकि कम्युनिटी फार्मेसी को लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए ताकि वो पेशेंट को एजुकेट कर सकें कि कब कौन सी दवा किस टाइम पे लेना चाहिए। जबकि प्रेस्क्राइबर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स या फिजिशियंस जो होते हैं, वो प्रेस्क्रिप्शन पेज पर लिखते हैं जैसे कि ओडी वंस अ डे। इसका मतलब होता है वंस अ डे ये ड्रग लेनी है। तो वंस अ डे कम्युनिटी फार्मासिस्ट को ये प्रेस्क्रिप्शन पेज को रिजॉल्व करना भी आना चाहिए। ओडी का मतलब उसे आना चाहिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट को, तभी वो प्रेस्क्रिप्शन पेज को रिजॉल्व कर सकता है और तभी सामने वाले पेशेंट को बता सकता है उसकी लोकल लैंग्वेज में कि आपको ये दवा कब खानी चाहिए। जैसे कि प्रेस्क्रिप्शन पेज पे लिखा रहता है 20 अ डे, यानी कि दिन में 2 बार। इसका मतलब होता है दिन में 2 बार खाना चाहिए दवा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जैसे कि अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होता है या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू होता है तो ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन प्रोग्राम्स में। स्टोर मैनेजमेंट, यानी कि जो स्टोर मैनेजमेंट होता है, कैसे उसका स्टॉक मेंटेन करें कम्युनिटी फार्मेसी का। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है उसका, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे मेंटेन करें, ये सब इसमें देखते हैं। अनबायस्ड ड्रग इंफॉर्मेशन, मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, पेशेंट मेडिकेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। टू आइडेंटिफाई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक नॉन अधेरेंस, ड्रग इंटरेक्शन एंड ADR, ये सब देखते हैं इसमें। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में, थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे क्लिनिकल फार्मेसी एजुकेशन के बारे में। ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उसको कितना एजुकेट होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर। अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसको कौन कौन सी स्किल्स का डेवलपमेंट करना चाहिए अपने अंदर, और कौन कौन सी डिग्री की ज़रूरत होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर उसको फोकस करना चाहिए। तो देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी में द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफर्ड बाय इंडियन फार्मेसी कॉलेज are designed to prepare pharmacists for an expanded role in the healthcare system। यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम में एक्सपैंडेड रोल देखेंगे तो उसके लिए जो इंडियन फार्मेसी कॉलेजेस होते हैं उन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फार्मेसी प्रैक्टिस का शुरू किया। अब देखते हैं फाउंडेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस। फाउंडेशंस क्या है इसके, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसकी नींव रखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी, इसमें देखते हैं बेसिक्स ऑफ वेरियस डिजीजेस, पेशेंट डाटा एनालिसिस, अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट लैब टेस्ट एंड अदर बायोलॉजिकल वैल्यूज़। यानी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं पेशेंट की, इसमें पेशेंट का डिजीज़ डेटा देखते हैं, एनालाइज करते हैं उसके लेबोरेटरी टेस्ट को और अदर बायोलॉजिकल वैल्यूज़ को एनालिसिस करते हैं इसमें। अब आता है अप्लाइड थेरेप्यूटिक्स,
to understand role of drug in particular disease condition with safety and efficacy. सेफ्टी और एफिकेसी के साथ किसी ड्रग का किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पे क्या रोल होता है, इसको हम समझते हैं इस वाले सब्जेक्ट में, अप्लाइड थेरेप्यूटिक्स में। और देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें हम समझते हैं काइनेटिक्स ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग की एडीएमई पूरा अच्छे से देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट कर रही है, तो पूरा फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं इसमें हम। अब प्राइमरी फोकस ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी इन इंडिविजुअल पेशेंट। किसी इंडिविजुअल पेशेंट में किस लेवल तक हम ड्रग को दे सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, अगर वो बुज़ुर्ग है तो उसको पैरासीटामोल अगर हमने एडमिनिस्टर की है, तो पैरासीटामोल की टैबलेट है 500 या 250 mg की, और हमको उसको देना है 200 mg देना है, या 150 mg, या हमें उससे अबव यानी 600 mg की देना है। मान के चलो उसको हमें 600 mg नहीं, उसको हम 200 mg देना चाहते हैं और हमारे पास अवेलेबल है 250 mg। तो उस बुज़ुर्ग पेशेंट को जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं दवाई को तोड़कर, पीस कर, या कुछ उस टैबलेट फॉर्म को तोड़ कर देते हैं, तो ये गलत है। इससे टैबलेट का इफ़ेक्ट जहाँ आना चाहिए, उसका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट वहाँ नहीं आएगा, उल्टा ड्रग जल्दी डिज़ोल्व होके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट दे सकती है। इसलिए टैबलेट को कभी तोड़कर नहीं देना चाहिए। तो हम कहाँ पर थे? हम थे पेशेंट को, उस बुज़ुर्ग पेशेंट को हम उस ड्रग को कैसे एडमिनिस्टर करें। तो हम लेंगे 250 mg की जो टैबलेट है, उसको लेंगे, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं उनको लेंगे, उसके डोज को डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूशन के थ्रू हम उस ड्रग के डोज को घटा सकते हैं। यानी कि 250 mg है तो उसको डाइल्यूशन कर दिया उसका, तो 200 mg पर हम ले आए, तो उसके बाद हम उस पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो प्राइमरी फोकस ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ड्रग थेरेपी इन इंडिविजुअल पेशेंट। किसी इंडिविजुअल पेशेंट को हम कैसे डाइल्यूट करके ड्रग दे सकते हैं, बट टैबलेट को कभी तोड़ के नहीं देना है। जैसे कि आजकल का ट्रेंड चलता है कि एक टैबलेट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और एडमिनिस्टर कर दिया। ये तो फिर टैबलेट बनाने से फ़ायदा ही क्या है? आप डायरेक्ट ड्रग भी खा सकते हो। ये तरीका गलत है। ड्रग को कभी तोड़कर नहीं खाना चाहिए, टैबलेट या कुछ भी कैप्सूल से वैसे ही नहीं तोड़ सकते हो। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर टीचिंग प्रोफेशनल्स। they should have sufficient training, adequate knowledge and understanding of pharmacy practice related subject। अच्छे से समझते हो फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट को, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, सफिशिएंट ट्रेनिंग गेन किया हुआ हो उन्होंने, एंड प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ ADR रिपोर्टिंग, यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड मॉनिटरिंग और प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन, पेशेंट काउंसलिंग एंड ड्रग थेरेपी रिव्यू इज़ एन एसेंशियल। तो ये सारी स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए फॉर टीचिंग प्रोफेशनल्स। क्वालिफिकेशंस इसके लिए होनी चाहिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी कि M.Pharm फार्मेसी प्रैक्टिस से किया होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो भी फर्स्ट डिवीज़न पास किया हुआ। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या स्किल्स होती हैं गेन करने के लिए? तो स्टूडेंट शुड रिक्वायर नॉलेज एंड स्किल लाइक हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग, उनको हॉस्पिटल बेस्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन पेशेंट केयर एक्टिविटीज़, यानी पेशेंट केयर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस, कि डिज़ीज़ को कैसे डायग्नोस करते हैं तो उसको समझना चाहिए। मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी जो हम पर्टिकुलर पेशेंट को दे रहे हैं तो उसको मॉनिटर करना सीखना चाहिए, उनको आना चाहिए। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।